हाय एवरीवन, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं जी चाइना जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजी एक्सप्लेन्ड, चाइना वर्सेस इंडिया जियोपॉलिटिक्स बाय अभी एंड न्यू। तो इनकी डिफरेंट सीरीज़ हैं, जैसे तो एक पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड है, एक चाइना एक्सप्लेन्ड है। तो इस तरह की इनकी सीरीज़ हैं जो कि हम फॉलो करते रहते हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। और जियोपॉलिटिक्स अगर किसी ने समझनी है तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब मार लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी इस वीडियो का। किसी ने नहीं देखा हुआ तो देख लीजिए, और देख लिया हुआ है तो आइए शुरू करते हैं। एक वीक तो हो चुका है तो देख ही लिया होगा। शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड दुनिया का मॉनिटर कौन है? अमेरिका मॉनिटर यानी इस कोई वक्त। ऐसा जो झगड़ा करने वाले देशों को शांत कराए, लेकिन जो अमेरिका इतना कभी भी किसी का पावरफुल हो झगड़ा कि उसकी सुलझाता बात नहीं हर है, कोई माने बढ़ा और देता है। फिर वो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर पाए। इस क्लास मॉनिटर को हम जियो पॉलिटिक्स में सुपर पावर कहते हैं। 21वीं सदी में सिर्फ एक ही ट्रू सुपर पावर है, अमेरिका। लेकिन बहुत जल्द चाइना अमेरिका को धक्का मारकर खुद जी, सुपर पावर बनने बिल्कुल। जा रहा है, और इसका प्रूफ इस फोटो में है। ये है सऊदी अरेबिया और ईरान की लीडरशिप, जिनकी 7 जिनकी तो सालों स्टिक बाद रही दोस्ती है। हो गई है चाइना की वजह से। ये इवेंट देखने में तो माइनर लगता है, लेकिन बहुत बड़ा ये इवेंट चाइना है। के मास्टर मुस्लिम प्लान वर्ल्ड की के लिए भी शुरुआत। बहुत बड़ा ये है इवेंट है। हमारी नई सीरीज चाइनीज विस्पर्स, जहां हम चाइना की ग्लोबल स्ट्रेटेजी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे और एक आसान भाषा में आपके सामने लाएंगे। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जरूर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। चैप्टर 1, सऊदी और ईरान की रिलेशनशिप। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों है तो मुस्लिम देश, लेकिन शिया उन और दोनों सुन्नी। की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ईरान में मेजरली शिया मुस्लिम्स है और सऊदी में मेजरली सुन्नी हाँ मुस्लिम्स। जी। इन दोनों ग्रुप्स में सदियों से फाइट चली आ रही है। 1400 साल ये से। वीडियोस देखिए। ये है सऊदी अरेबिया, जहां लड़कियां बिना हिजाब के स्कूल में बैठी हैं, साइंस सीख रही है। और ये है ईरान, जो एक सेक्युलर देश था, पिछले जहां बीच पर बिकिनी 20-22 पहनना साल उतना से ही कॉमन था कट्टर हो गया। जितना आज के किसी यूरोपियन देश में जी। होगा। कहने का पॉइंट यह है कि 1960s में धीरे धीरे मिडिल ईस्ट मॉडर्न वैल्यूज को अपना रहा था। फिर कुछ देशों ने यू टर्न क्यों ले लिया अचानक से? कुछ देश कंजर्वेटिव कैसे बन रेवोल्यूशन गए? आया। कहानी है 1979 की। सऊदी अरेबिया में कुछ रेबल्स ने मक्का पर ही अटैक कर दिया। इन रेबल्स का ये कहना था कि सऊदी के रॉयल्स ट्रेडिशनल इस्लाम से दूर जा रहे हैं, करप्ट हो चुके हैं। सऊदी की आर्मी ने इन रेबल्स का जमकर सामना किया और फाइनली फ्रांस की मदद से उन रेबल्स को हराया। लेकिन उन्होंने एक गहरा घाव सऊदी और पूरे मिडिल ईस्ट पर छोड़ा। लड़ाई और बढ़ सऊदी की गई। लीडरशिप को ये समझ गया कि लोग अभी मॉडर्नाइजेशन के लिए रेडी नहीं हैं। अगर सऊदी बहुत फास्ट मॉडर्नाइज हो गया तो ऐसे ही रेबल्स बार बार अटैक करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया और कुछ ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज अपनाए। ईरान में भी 1979 यानी सेम साल में कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान में मोनार्की थी, लेकिन 1979 में एक रेवोल्यूशन हुआ। तब तक उनके राजा को वेस्ट का सपोर्ट था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद आयतोल्ला खोमेनी पावर में आए। उन्होंने सेक्युलर ईरान को बनाया इस्लामिक रिपब्लिक और ऑफ ऐसी ईरान। तैसी इस फिर चेंज के ईरान बाद दोनों देशों ने अपने कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज दुनिया भर में स्प्रेड की, लेकिन उन दोनों के रिलेशंस खराब होते गए तेल की वजह से। जी। सऊदी में सबसे ज्यादा तेल शिया एरियाज में था और ईरान में सबसे ज्यादा तेल सुन्नी एरियाज में। तो दोनों देशों ने अपने अपने देश की माइनॉरिटीज पर अटैक किए और उन्हें परसिक्यूट किया, उन्हें दबाया और कंट्रोल करने की कोशिश की। इस मोमेंट के बाद सऊदी और ईरान के रिलेशंस खराब हो बिल्कुल, गए। इसके बिल्कुल। बाद 21वीं सदी में पूरे अरब वर्ल्ड में जो भी अरब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, स्प्रिंग। इन दोनों देशों ने अपोजिंग साइड्स को ऐसे ही सपोर्ट था। किया। एग्जांपल के तौर पर लेबनान में सऊदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है तो ईरान हेजबोला रिबेल्स बिल्कुल। को। सीरिया में सऊदी ने रिबेल्स को सपोर्ट किया और ईरान ने बशर अल बशर असद अल-असद को। गवर्नमेंट को। येमेन में भी सऊदी सरकार को इधर सपोर्ट हौसी करता है को। और ईरान हूती रिबेल्स को। जी। 2019 में येमेन के रेबल्स ने सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल्स छोड़े और सऊदी का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे करते करते अरब दुनिया के ये दो ऑयल के महारथी और ये एक दो दूसरे बड़े से पावरफुल दूर देश हैं, होते गए, दोनों जब आपस तक में लड़ रहे हैं। चाइना बीच में नहीं आया। अब चाइना ने ये चमत्कार करके दिखाया। चाइना ने इन दोनों देशों की दोस्ती करवा दी है, चट्टी जो बड्डी पूरे बना दी अरब है। वर्ल्ड के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। चाइना ने इन दोनों लीडर्स को साथ बुलाया, 6 दिन के लिए जमकर नेगोशिएशंस किए और दोनों को कन्विंस कराया कि ये दोनों देश एक दूसरे पर किसी तरह के अटैक्स नहीं करेंगे और पूरे अरब वर्ल्ड में शांति बरकरार रखेंगे। चैप्टर 2, गुड बाय अमेरिका। पहले टाटा, ये बाय सारा बाय। काम अमेरिका करता था, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट हाँ, में पीस जिस लाने तरह में से नाकामयाब मिडिल रहा। ईस्ट की ऐसी In fact, तैसी फेरी उन्होंने है। अफगानिस्तान और इराक में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया है। अमेरिका एक अच्छा क्लास मॉनिटर था ही नहीं,
वेल टू बी रियली ऑनेस्ट, अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में Interest ज्यादा था ही इंटरेस्ट नहीं। था ही नहीं, क्योंकि उनके देश की मिलिट्री लॉबी हर वॉर से प्रॉफिट करती है, तो बिल्कुल। पीस के समय वो पैसा कैसे कमाएगी? अगर हथियार बेच आपके के। क्लास का मॉनिटर अच्छे से काम नहीं करता तो उसे फटाक से बदल दिया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना में शी जिनपिंग तीसरी बार इलेक्ट हुए। अब चाइनीज पॉलिसी उनके थॉट्स की कार्बन कॉपी होगी। शी जिनपिंग एक थियोरी में विश्वास रखते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटिशों ने भारत पर कब्जा किया और इंडियंस को उनका गुलाम बनाया, वैसे ही चाइनीज जनता को भी ओपियम एडिक्ट बनाया। ब्रिटिश और जापानीज सेना ने चाइना पर बार बार हमले किए और 100 सालों के लिए चाइना को अपने पैरों तले दबाए रखा। 1949 में बारी जब है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, तब भारत की तरह चाइना भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, बट नेवर अगेन। इस थियोरी के बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज चाइना मानता है कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, हैमर्स एंड नील्स। हैमर्स यानी जो डोमिनेट करते हैं और नील्स जिनकी यानी जो बजाई जाती डोमिनेट होते हैं। चाइना सोचता है कि जैसे अगर वो पाकिस्तान डोमिनेट नहीं नील्स करेगा, में। यानी अगर हैमर नहीं बनेगा तो हमेशा हमेशा के लिए डोमिनेट होता रहेगा। चाइना 3 तरह से दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है, इकोनॉमिक डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस और डिप्लोमेटिक डोमिनेंस। रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट मिलिट्री डोमिनेंस का रास्ता अपनाया और हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया ने रशिया को विलेन बना दिया है। अगर रशिया जीत भी जाता है, फिर भी इतिहास में उन्हें एज अ विलेन ही दिखाया दिखाएंगे। जाएगा। लेकिन चाइना है सुपर स्मार्ट। चाइना ये समझ चुका है कि अगर कोई वॉर बिना वेपन्स उठाए ही जीती जा सकती है, देन व्हाई नॉट। आज सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाइना के पॉकेट में है। बच्चा बच्चा जानता है कि चाइना ने दुनिया को कोविड दिया, लेकिन WHO चाइना का बाल भी बाका नहीं कर पाया है। चाइना के अगेंस्ट यूट्यूब वीडियोस बनाने पर फटाक से डिमोनेटाइज हो जाते हैं। यानी यूट्यूब जैसे अमेरिकन कंपनीज जो चाइना में तो ऑपरेट भी नहीं करते, वो भी चाइना के इशारों पर ही नाचते हैं। जी। तुर्की एक ऐसा देश जो मॉडर्न दुनिया में इस्लामिक लीडर बनना चाहता है, वो भी उइगुर मुस्लिम्स के साथ चाइना जो करता है उस पर खामोश सवाल है। डर डर कर उठाता है। अब चाइना और अमेरिका के बीच एक इकोनॉमिक वॉर शुरू होने जा रही है। इनफैक्ट शुरू हो चुकी है। सेमीकंडक्टर हाँ जी, वॉर, ये तो बड़ी- यानी ये तो आपके बहुत मोबाइल तेज है। में, कंप्यूटर में, जिस तरह गाड़ियों से में बनने अमेरिकन्स वाली चिप्स चाइना चिप्स और पे ताइवान पाबंदियां लगा बनाता रही है। इन सेमीकंडक्टर्स को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। आज चाइना एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गया है कि वो सीधा यूरोप को धमकी दे सकता है कि बॉस, अमेरिका जैसा कर रहा है वैसा मत करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चाइना ये अच्छी तरह से जान चुका है कि वेस्ट का डोमिनेंस खत्म हो रहा है। अब फोकस मिडिल ईस्ट पर, एशिया पर, अफ्रीका पर होने वाला है और वो इन एरियाज में से अमेरिका को हकालना चाहता है। अमेरिका ने 20वीं सदी में जिन देशों को युद्ध के अंधेरे में ढकेला, उन देशों में शांति दूत बनकर चाइना उन्हें डिप्लोमेटिकली अपनी साइड पे चाइना ले के मास्टर प्लान के बारे में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी Initiative। इनिशिएटिव। यहाँ उन्होंने ये 5 पॉइंट सामने लाए। आप Meticulous वीडियो पॉज respect, करके उन्हें पढ़ सकते हैं। चाइना का फोकस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स और मिडिल ईस्ट पर होगा। चाइना यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में मदद करना चाहता है और अफ्रीकन यूनियन को फंडिंग देना चाहता है उनके इंडिपेंडेंट पीस कीपिंग के लिए। वो सारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहता है। पूरा टेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है और भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट्स को इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से स्टडी करना चाहिए। गौर से देखें तो ये सारे वही रीजन्स है जिन्हें आज तक अमेरिका ने इग्नोर किया, एक्सेप्ट इसमें से एक एरिया मिसिंग है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया यानी इंडिया, हमारा भारत। चैप्टर 3, इंडिया पर इम्पैक्ट। बेसिक मुद्दा ये है कि चाइना हमें एक कंपेटिटर मानता है। आज हम चाइना से प्रोग्रेस के मामले में मीलों दूर। एक फिगर बताता हूँ, पर कैपिटा जीडीपी यानी हमारी टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय आवर पॉपुलेशन। इससे पता ये चलता है कि भारत के हर इंसान के पास ऑन एन एवरेज हर साल कितने कितना पैसे पैसा आता है। ये फिगर है कुछ $2,250 यानी बहुत है भाई। 1,84,000 पर पर्सन पर पाकिस्तानियों ईयर। के तो चाइना में $1400 यही है। सेम फिगर यानी पर कैपिटा जीडीपी है $12,500 ओ भाई यानी साहब। हमसे 6 गुना ज्यादा। आज भारत 6% से ग्रो करता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हम 10% से भी ग्रो करेंगे तो फिर भी हमें आज चाइना का पर कैपिटा जीडीपी जितना है उतने तक पहुंचने के लिए 20 साल लगेंगे। रिमेंबर, मैं आज चाइना जहां है उसकी बात कर रहा हूँ। 2043 में चाइना और आगे होने ही वाला है। हम चाइना से लाजमी थोड़ी पीछे है। है, ये चाइना जानता है। फिर भी चाइना सिर्फ भारत को और भारत को ही एक थ्रेट मानता है। दुनिया में ऐसा और कोई भी देश नहीं है जो फ्यूचर में चाइना को टक्कर दे सकता है। इसीलिए चाइना बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। चाइना के हमारे साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं।
नीचा दिखाने की कोशिश करता है, चाहे कन्फ्लिक्ट एरियाज हो, बॉर्डर जोन्स हो, वहाँ पे रहता है। लेकिन भाई एक बात माननी पड़ेगी, चाइना ने ये जो कमाल किया है ना, सऊदीज़ और ईरानियंस की दोस्ती करवा के, हद तक कि जो लिबरल जो ईरानीज़ हैं वो इससे बड़े खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है एक अलग कैंपेन भी चल रही है, जन ज़िंदगी आज़ादी, मासा अमीनी, और एक मूवमेंट है वो ये कह रही है कि जो उनके शाह हैं पल्लवी ख़ानदान से, उनको दोबारा रिस्टोर किया जाए, चाहे वो नहीं है तो उनकी फैमिली या उनके जो बेटे वगैरह हैं उनको गद्दी वापस दी जाए, और फिर से ईरान को एक प्रोग्रेसिव मॉडर्नाइज कंट्री बनाया जाए। और इसके लिए वो जगह जगह प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं, और जो ख़ुमैनी रजीम है वो हर वक्त उन प्रोटेस्ट को स्नैप करने की भी कोशिश पूरी पूरी करती रहती है। सेम गोज़ फॉर सऊदी अरेबिया। लेकिन सऊदी अरेबिया में एक चीज़ डिफरेंट है कि सऊदीज़ ने हुकूमत ली थी तुर्कों से, ठीक है, और फिर सऊदीज़ अब आहिस्ता 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 जो है ना मॉडर्नाइज हो रही हैं। अगर आप एमबीएस का विजन 2030 पढ़ें तो आउटस्टैंडिंग है वो बंदा। इसको जो है ना लास वेगस से भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट हब बन जाए। और दोनों ये चीज़ समझते हैं। और आपको पता है ईरान में भी बड़ी खूबसूरत जगह हैं, सऊदीया में भी बड़ी खूबसूरत जगह हैं, और टूरिज़्म हो सकता है, दोनों मिलके कंबाइन एक जो है ना, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भी एक हो सकता है। क्योंकि जितने भी शिया हज़रात हैं, जिस जिस मुल्क में भी शिया आबादी ज़्यादा है वो ईरान के साथ हमेशा से रही हैं। जिस जिस मुल्क में भी सुन्नी आबादी ज़्यादा है, हत्ता कि सुन्नियों के आपस में बड़े कन्फ्लिक्ट हैं। सऊदीज़ को सब लोग नाम का सुन्नी कहते हैं, अदरवाइज़ वो खैर मुक़ल्लिद हैं। लेकिन सुन्नी तो है ना, नाम तो रखा हुआ है उन्होंने सुन्नी मुल्क अपना। तो जितने सुन्नी मुल्क हैं वो सारे सऊदीज़ के साथ होते हैं, और ये फिर ये एक बीच में दीवार खड़ी है इनकी लड़ाई की। अब डेफ़िनेटली जब ये करीब आएंगे तो बाकी सारे मुल्क भी करीब आएंगे एक दूसरे के, और ओआईसी में हो सकता है कुछ अच्छी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाए। लेकिन चाइना ये सब जो कर रहा है फ्री फंडे में नहीं कर रहा, उसका भी अपना इसमें जो है ना फ़ायदा नज़र आ रहा है उसको। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के ऊपर से एतबार ख़त्म होता जा रहा है दुनिया का, और सबको पता है कि अमेरिका जहाँ जाता है वहाँ पे तबाही छोड़ के आता है। तो चाइना का उन एरियाज़ को पिक करना ये साफ दिखाता है कि चाइना जो है वो ये सोचना चाह रहा है कि जितनी भी नेशंस जो कि अमेरिका की वजह से डिस्टर्ब हुई हैं उन्हें अपनी साइड पे ले लिया जाए, एंड देन अपनी जो है ना वो हुक्मरानी का ऐलान करेगा। लेकिन उसमें सीधा साधा एक ही रीजन में सिर्फ एक ही बंदा है जो उसे थ्रेट करता है, और वो है इंडिया। रशिया भी इतना थ्रेट नहीं करता, रशिया हद तक सोवियत यूनियन में पहले सुपर पावर रह चुके हैं। लेकिन इस वक्त वो खुद इतने फंसे हुए हैं, तो उन्हें चाइना की ज़रूरत है, और चाइना फ्री फंडे में तो सपोर्ट देगा नहीं। तो इस वजह से जो है ना इंडिया ही एक है जो कि थ्रेट बन सकता है इकनॉमिकली भी, और आप कह लें डिफेंस के लिहाज से भी। लेकिन यू नेवर नो, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एशियन यूनियन अगर बन जाए ना तो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को हम जो है ना धूल चटा सकते हैं। बल्कि धूल क्या, हम ये जो लूट लूट के ब्रिटिशर्स यहाँ से गए हुए हैं ना वो सब वापस ला सकते हैं। बट ख्वाब भी है फ़िलहाल तो आप इस बारे में क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कुछ पोर्शन में स्किप कर दिए, बैटरी वगैरह का इशू है, तो हमने कहा चलो खैर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।